नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। बड़वानी के लोगों को बुनियादी सुविधाओं के लिए भी दो चार होना पड़ रहा है। पूरा मामला बड़वानी का है, जहां पर लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से लोगों को समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसको देखते हुए दो चार उन्हें होना पड़ रहा है। सर यहाँ पे तो बहुत सारी समस्या है। हमारे यहाँ ना सड़क है, ना बिजली है और ना स्कूल है हमारे गाँव में। यहाँ ना मतलब इस बीमार हमारे गांव में बीमार हो जाते हैं तो हम झोली में डाल के जहाँ सड़क बनी पक्के वहाँ ले जाते हैं। कितने किलोमीटर दूर है वो? 8 किलोमीटर दूर है। कब से नहीं बनी है सर? जब से हमारा देश आजाद हुआ है, जब से हमारा गांव का समस्या अभी तक कहीं नहीं हो रहा। सर वो जैसा है आपण पुराना समस्या है, काही आपण काही चीज नहीं अपने काही आपण रोड नहीं बनिया चांगला तो रोड आपण पानी नहीं तरस का है कि अपन धीरे से लावना पड़ता सर। झामर में तो बहुत सारी समस्या है। इनके पास नहीं बिजली है। पूरे झामर गांव में एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और झामर में एक भी हेडपंप की व्यवस्था नहीं, एक भी हेडपंप में वही नहीं, हेडपंप ही नहीं पूरा है यहाँ पे। और रोड तो है ही नहीं। लोग बेचारे यहाँ के लोग कपास है, खाते है, मूंगफली है, ये कम से कम यहाँ से गंधावल 12 किलोमीटर पैदल मुंडी पे रख के ले जाते हैं। तो आपको बता दें कि पूरे मामला बड़वानी का है, जहां पर लोगों को बुनियादी सुविधाओं के लिए दो चार होना पड़ रहा। आदिवासी बाहुल्य गंधावल का झामरा गांव है और आजादी के बाद से अभी तक पक्की रोड तक के लिए लोग तरस रहे हैं। लोगों को रोड, पीने का पानी, शिक्षा सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए कमी से जूझ रहे हैं। यहाँ आदिवासी लोग पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से अलग अलग जगहों पर अपनी जमीन के हिस्से में घर बनाकर रहते हैं। साथ ही आपको बता दें कि पार्टी विकास खंड का नीति आयोग द्वारा आकांक्षी विकास खंड में चयन किया गया। यहाँ पर शासन की तमाम योजनाएं संचालित हैं। बावजूद कई ऐसे गांव हैं जहां पर अभी भी लोग मूलभूत सुविधाओं का इंतजार कर रहे हैं। झामर को लेकर जनपद सदस्य कमलेश सस्ते ने भी बताया कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र जो है वो गांव की जनसंख्या करीब 1500 है। यहाँ पर 900 से भी ज्यादा मतदाता रहते हैं और यहाँ पर सालों पहले एक कच्चा मार्ग बना हुआ था, जो कि कच्चा होकर पथरीला हो गया और यहाँ पर सिर्फ 2 पहिया वाहन ही पहुंच पाते हैं। साथ ही गांव में पेयजल के लिए एक ही हैंडपंप उपलब्ध है, जो कि गर्मी में बंद हो जाता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता पूजा पंचोली जुड़ चुकी हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि विकास की राह कर जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं, बुनियादी सुविधाएं के लिए भी लोग तरस रहे हैं, क्या पूरा मामला है? गांव आता है झामर, जो आदिवासी बाहुल्य का एक क्षेत्र है, जहां की आबादी 1500 है। लेकिन यहाँ पे अगर मूलभूत सुविधाओं की भी बात करते हैं अंकिता, तो ना रोड है, ना पेयजल, शिक्षा की तो हम बात ही नहीं कर सकते और सभी प्रकार की समस्याएं हैं। कोई मूलभूत सुविधा आज तक यहाँ उपलब्ध नहीं है। पगडंडी जैसी सड़क है और अगर हम चिकित्सा की बात करें तो यहाँ से अगर कोई बीमार भी हो जाता है तो जो पक्की सड़क यहाँ से 8 किलोमीटर के लगभग बताई जाती है, झोली में डाल के उस मरीज को या उसको ऐसे उठा के चारपाई पे या दूसरे तरीके से उसको वहां तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद उसे चिकित्सालय ले जाया जाता है। इस दौरान अगर किसी गंभीर कोई बीमारी है और कोई व्यक्ति मर जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा समझ नहीं आता। प्रशासन क्या कर रहा है? हर बार सरकारें बनती है, बिगड़ जाती है, हर बार समीकरण देखते हैं, लेकिन लगता नहीं है कि यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं का कुछ पहुंचा है या कुछ पहुंच भी रही है। ये सिर्फ बातें हैं और यहाँ पे शासन की जो योजनाएं अगर देखी जाए तो संचालित तो है, लेकिन गांवों तक नहीं पहुंचती। यहाँ पर अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की तो वो भी नहीं है। अगर बात की जाए सरकार की तो यहाँ की सरकार कर क्या रही है? आपने किसी से बात करने की कोशिश की है? जी, यहाँ के जो विधायक हैं, नवनिर्वाचित विधायक राजन मंडलोई से बात की तो उनका कहना है कि हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं और अभी तक जो नहीं हुआ है हम करेंगे। पेयजल और सड़क जो है बिल्कुल एक पगडंडी है वो भी हम बनाएंगे। लेकिन हमें नहीं लगता अंकिता, क्योंकि अगर गर्मी की बात करें, पेयजल की अगर समस्या हम देखते हैं तो गर्मी में हालात ऐसे हो जाते हैं कि एकमात्र हैंडपंप जब बंद हो जाता है तो प्राकृतिक जो स्रोत होते हैं, झरना हुआ, झीरी हुआ, ऐसे पे औरतें सर पे रख के पानी लेकर आती है 2-2, 3-3 किलोमीटर से दूर
इतना दूरी उनको करना पड़ता है तय, उसके बाद वो पेयजल लाती है। और आपको पता है अगर ऐसे पानी लेके आएंगी तो वो कैसा होगा, उसकी स्वच्छता की तो हम बात ही नहीं कर सकते। पानी मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। पूजा जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ के ग्रामीण जो हैं वो आए दिन कई समस्याओं से जूझते हैं, तो अगर उनसे आपने बात की तो उनका क्या कुछ कहना है? मैडम, उनका कहना है, उनको ऐसा लगता है कि हमारा जो क्षेत्र है वो आजाद ही नहीं हुआ है। आजादी के पहले जो अभाव थे आज तक हम झेल रहे हैं। पढ़ाई का स्तर गिर गया है, मतलब पढ़ाई यहाँ है नहीं, सरकार ध्यान नहीं देती। उसके अलावा जो पेयजल और सड़क जो सबसे मूलभूत सुविधा होती है, वही अगर स्वास्थ्य का जो है वही अगर उपलब्ध नहीं करा पा रहा है शासन, तो उन 1500 लोगों का की आबादी का एक गाँव जो आज भी इन चीजों को तरस रहा है, वो अभी भी आंखें उनकी पथरा गई है ये देखते देखते कि कभी तो उनके गांव का विकास होगा। पर आज तक विकास के नाम पे वहां कुछ भी नहीं है। बहुत दयनीय स्थिति है। आदिवासी बाहुल्य का जो इलाका है वो लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, ये सोचने का विषय है। जी पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, तो बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश के सीएम बनने के सीएम मोहन यादव जो हैं वो आपको बता दें कि उज्जैन दौरे पर पहुंचे हैं और यहां पर कोठी स्थित प्रशासनिक स्कूल भवन में संभागीय स्तर की बैठक का आयोजन हुआ और बैठक में संभाग के पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी पहुंचे। बैठक में विकास के मुद्दों को लेकर भी चर्चा की गई। तो वहीं मुख्यमंत्री बनने के बाद में डॉक्टर मोहन यादव पहली बार शनिवार रात उज्जैन में रुकेंगे और आपको बता दें कि इसके साथ ही वे इस मिथक को भी तोड़ देंगे कि कोई भी शासक यानी कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर उनके समकक्ष बाबा महाकाल की नगरी में रात्रि विश्राम नहीं करता है। सीएम डॉक्टर यादव जो है वो उज्जैन के ही रहने वाले हैं। उनका घर शहर की गीता कॉलोनी में है। हालांकि इसे लेकर ज्योतिषियों की अलग अलग राय है और कुछ ज्योतिषियों का कहना है कि डॉक्टर मोहन यादव महाकाल की कृपा प्रसाद से ही सीएम पद तक पहुंचे हैं और ऐसे में उनके अपने ही नगर में रात्रि विश्राम करने में कोई बाधा नहीं है। वहीं अन्य ज्योतिषियों का भी कहना है कि डॉक्टर यादव को भी परंपरा का पालन करना पड़ेगा। कि कोई भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री उज्जैन में रात्रि विश्राम नहीं कर सकता। यह बात ठीक है, जो व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर है या मुख्यमंत्री के पद पर है, यदि वो बाहर से उज्जैन की यात्रा करते हैं तो यहाँ पर वो रात्रि विश्राम नहीं कर सकते। किंतु जो पहले से उज्जैन में जन्मे हुए हैं और उज्जैन से प्रतिनिधित्व करते हैं, विधानसभा चुनाव में हार के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव किया गया। कमलनाथ की जगह जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया। वहीं चौथी बार के विधायक उमंग सियार को भी नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। हेमंत कटारे की नियुक्ति होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुशी भी जाहिर की और भिंड जिला मुख्यालय पर परेड चौराहा पर आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और साथ ही मिठाई बांटकर एक दूसरे को बधाई भी दी। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता अनिल भारद्वाज ने बताया कि उक्त नियुक्तियों से कांग्रेस पार्टी में नई ऊर्जा का संचार होगा। जनहित के मुद्दों के साथ में सड़क पर संघर्ष कर सदैव जनहित में कार्य करने वाले नेताओं का चयन से निश्चित ही इसमें कांग्रेस जमीनी स्तर पर मजबूत होगी। कटारे को मिली जिम्मेदारी से जिले ही नहीं बल्कि संपूर्ण ग्वालियर चंबल के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार भी होगा। पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी ने एक युवा नेतृत्व को जो मौका दिया है, चाहे हमारे जीतू पटवारी जी हो जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, चाहे हमारे युवा नेता उमंग सिंगार को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, और सबसे बड़ी बात इस ग्वालियर चंबल संभाग में जो पूरे मध्य प्रदेश में कटारे जी का नाम था, सत्यदेव कटारे जी नेता प्रतिपक्ष रहे, पूरे चंबल संभाग की आवाज को, युवाओं की आवाज को जो हेमंत कटारे के रूप में उन्होंने मौका दिया, उपनेता प्रतिपक्ष जो बनाया है, उसलिए हम सारे कार्यकर्ता लोग उत्साहित हैं और निश्चित तौर पर हेमंत कटारे के नेतृत्व में पूरे चंबल संभाग में आने वाले लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पर कांग्रेस को ऊर्जा मिलेगी।
विकसित भारत संकल्प यात्रा के संबंध में जिला पंचायत सभाकक्ष नीमच में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हुआ और आपको बता दें कि कार्यक्रम में पूर्व मंत्री और जावद विधायक ओम प्रकाश सकलेचा, नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप जनहित और जन कल्याणकारी के लिए भी आरंभ की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा के 3 रथ को अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर जिला पंचायत परिसर नीमच से रवाना किया। कार्यक्रम का मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है हमारे 244 ग्राम पंचायतों में जाएगी और जो हमारे ऐसे हितग्राही हैं जो किन्हीं कारणों उनको लाभ दिलाया जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह सरकारी इसी कड़ी के साथ सुंदर देख के लिए बहुत विकसित भारत संकल्प यात्रा आज विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 प्रांतों में आज प्रारंभ की है और यह यात्रा 26 जनवरी तक चलना है। सीएम मोहन यादव के आदेश का असर शहर में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि धार्मिक स्थल के धर्मगुरुओं संचालकों ने स्वेच्छा से ध्वनि विस्तारक यंत्र निकालना शुरू कर दिया है और देर शाम तक लगभग सभी धार्मिक स्थलों से एक चिलम छोड़ बाकी ध्वनि विस्तारक निकाले गए हैं। इसके पूर्व सभी थाना क्षेत्र में थाना प्रभारियों ने बैठक ली और साथ ही आपको बता दें कि जिसके बाद धार्मिक स्थल पर संचालक समितियों ने पहल की कि मध्य प्रदेश शासन के आदेश का पालन करते हुए सबसे पहले महादेवगढ़ मंदिर में पहल की गई। यहां पर आपको बता दें कि महादेवगढ़ संरक्षक अशोक पालीवाल सहित अन्य से जो है वो ध्वनि विस्तारक यंत्र पोल का पूजन कर चिलम उतारी और अशोक पालीवाल ने बताया कि हम शासन के निर्णय का सम्मान करते हैं और इसके लिए भी जानकारी मिलते ही शासन प्रशासन का सहयोग करते हुए स्वेच्छा से ध्वनि विस्तारक यंत्र उतार दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि मोगढ़ थाने में टीआई ब्रजभूषण हिरवे ने भी धार्मिक स्थल समितियों और धर्मगुरुओं की भी बैठक ली और जिसके बाद सभी ने स्वेच्छा से मंदिर मस्जिदों से चिलम उतार दिए। मुख्यालय से एक आदेश जारी हुआ है और 2003 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी करी थी लाउड स्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों को नियंत्रित करने के संबंध में। उसी तारतम्य में यह आदेश जारी हुआ है। इस आदेश के तहत सभी प्रकार के स्थलों पर जहां भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग हो रहा है, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो व्यावसायिक उपयोग हो, चाहे अन्य उपयोग हो, उसमें यह निर्धारित किया गया कि औद्योगिक क्षेत्र में 75 डेसिबल अधिकतम दिन में और रहवासी क्षेत्रों में 55 डेसिबल अधिकतम दिन में ये इस ध्वनि के साथ में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किया जा सकता है। जो ध्वनि विस्तार यंत्र है जो अधिक मात्रा में जो बजाए जा रहे थे मंदिरों एवं मस्जिदों पे, वह उतारने का निर्णय लिया। सरकार द्वारा जैसे ही यह निर्णय लिया वैसे ही महादेवगढ़ ने भी हम लोगों ने सरकार के पक्ष में, शासन के पक्ष में स्वतः ही अपना जो ध्वनि विस्तार यंत्र जिसमें सैकड़ों चिलमें ऊपर लगी थी, जिसमें ओंकार मंत्र का सुबह और शाम जाप होता था, यह हमने आज उस निर्णय का सम्मान करते हुए महादेवगढ़ की भक्त मंडली ने यहाँ पर उतारी है। तो सुप्रीम कोर्ट का हमने आदेश पहले भी माना था और आज भी हम मान रहे हैं। तो हमने हमारी जो सभी खंडवा शहर के जितनी मस्जिद के जो सेक्रेटरी लोग थे, अध्यक्ष लोग थे, उन्होंने सब मीटिंग करने तय पाया तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम अपनी मस्जिदों से ये चीज़ें हटा लेंगे, ध्वनि विस्तारेंगे। हाँ, ये शासन ने कहा कि अपनी तरफ से सिर्फ एक चिलम लगा सकते हो, एक बक्सा आप लगा सकते हो। हम ठीक है। और दूसरी बात ये भी कहा गया हमसे कि भाई अब तुमको दोबारा ज़्यादा लगाना है उसके लिए आपको परमिशन लेने पड़ेंगे। वो जो अभी हमने मस्जिद से जो ये हटाया है, चिलम वगैरह हटाया, स्पीकर हटाया, ये हमने हमारी स्वेच्छा से हटाया है। तो वहीं नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत मैं आपको बता दें कि 14 दिसंबर को गढ़ी क्षेत्र के कमको दादर जंगल में हुई मुठभेड़ में मारे गए हार्डकोर नक्सली हिडमा मणकाम उर्फ चैतू का शव शनिवार को उसके स्वजनों को सौंपा गया है। आपको बता दें कि जिला अस्पताल स्थित शवगृह में चैतू का शव रखा गया था और चैतू करीब 11 साल पहले नक्सली संगठन में शामिल हुआ था और छत्तीसगढ़ में कई नक्सली वारदातों में शामिल रह चुका है। सूचना मिली थी कि जंगल में 10 से 12 नक्सली जमा है।
मध्य प्रदेश के मंदसौर की खाकी पर एक बार फिर से दाग लगे हैं। दरअसल जिले की पुलिस पर झूठा केस बनाने के एवज में प्रकरण दर्ज किया गया। हुआ यूं कि एक शख्स द्वारा पुलिस को 50 लाख की रकम नहीं दिए जाने पर पुलिस ने 1.5 किलो स्मैक का फर्जी केस बना दिया। प्रतापगढ़ न्यायालय के आदेश के बाद में मंदसौर जिले के एक टीआई और एक एसआई और 3 एएसआई 2 आरक्षकों के खिलाफ में भी हथुनिया थाने में केस दर्ज किया गया है। क्या मामला है पूरा? 25 अक्टूबर 2022 को रात में 11 बजे पुलिस वाले घर पर आए थे और घर पर सिर्फ मम्मी, मैं और मेरी छोटी सिस्टर ही थी। और इन लोगों ने गेट भरी का बदतमीजी करी, गाली गलौज करी हमारे साथ में। फिर उसके बाद में बोला कि तुम्हारा गेट खोलो ना तो घर तोड़ देंगे हम। उसके बाद में इन्होंने वीडियो कॉल पे मेरे भाई को बताया कि तुम्हारा भाई हमारी गिरफ्त में है। हमने गाँव में से 2 गवाह को बुलाया। उसके बाद हमने गेट खोला, घर में इन्होंने तलाशी ली, तोड़फोड़ बहुत घेरा कर दिया। कौन कौन लोग थे? अमित मिश्रा, जितेंद्र सिंह सिसोदिया और संजय प्रताप। ये दिनांक 2/12/2023 को माननीय न्यायालय एसडीएम कोर्ट से एक इस्तगासा प्रार्थिया सुश्री फिजा पुत्री छोटे खान मेवाती मुसलमान निवासी हथुनिया ने एक इस्तगासा न्यायालय से में पेश किया, जो न्यायालय से थाने में प्राप्त हुआ था, जिसमें मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ इस्तगासा आया था माननीय न्यायालय से, जो एफआईआर 2 तारीख को दर्ज की गई और उसमें जांच जारी है। बेटवा थाना क्षेत्र में नौकरी दिलाने के नाम पर 16 लाख की ठगी का मामला सामने आया, जिसमें आरोपियों ने फर्जी नियुक्ति पत्र और साथ ही आईडी कार्ड बनाकर दे दिया। साथ ही आपको बता दें कि 2 महीने की ट्रेनिंग भी करवा दी पुलिस कांस्टेबल बनवाने। और साथ ही आपको बता दें कि रेलवे में टीसी की नौकरी दिलवाने के नाम पर युवक से 16 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने उसे फर्जी नियुक्ति पत्र, आईडी कार्ड तक दे दिया और साथ ही 2 महीने की ट्रेनिंग भी करवा दी। मामले में शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपियों पर केस दर्ज किया है। साथ ही बेटवा पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 16 लाख का फ्रॉड हुआ था और हमारे मतलब सर और एक मैम थे, अभिजीत और सुमन कुशवाहा के। उन्होंने हमारे पहले सर दिल्ली भेजा, दिल्ली से आसनसोल, हरियाणा, झाकल स्टेशन, इधर सब दूर घुमाते रहे। 2 महीने तक हमारे सर ऐसा ही बोलते रहे कि तुम्हारी नौकरी हो जाएगी, पक्की है, ऐसा ऐसा बोलकर हमें चलाते रहे। लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उसके द्वारा सुमन कुशवाहा और अभिजीत साहू द्वारा पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती के लिए और रेलवे में टीसी की पद की भर्ती के लिए लगभग 16 लाख रुपए लेकर धोखाधड़ी की गई है के संबंध में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर से थाना बेटमा में अपराध पंजीकृत कर धारा 420, 467, 468, 471, 34 भागावी की धाराओं में अपराध पंजीकृत किया गया है। अवैध परिवहन एवं ओवरलोड रेत गिट्टी के वाहनों पर कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। आपको बता दें कि रेत की 9 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक डंपर ओवरलोड गिट्टी को जब्त कर थाने में भिजवाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने रेत का अवैध परिवहन करते हुए 9 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक ओवरलोड गिट्टी, एक डंपर को जब्त किया है। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के निर्देश पर खनिज विभाग भिंड द्वारा जब्त ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपर को जब्त कर थाना देहात की अभिरक्षा में रखा गया और इस दौरान माइनिंग इंस्पेक्टर दिनेश दुर्वे सहित माइनिंग टीम उपस्थित रही। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने सांसद नीति से भी जिमखाना क्रिकेट क्लब को प्रदाय पिच रोलर का शुभारंभ किया और इस अवसर पर सांसद ने कहा कि पूरे देश में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल बजट को बढ़ाकर खिलाड़ियों को सुविधा उपलब्ध कराई है और जिसका परिणाम यह है कि लगातार हमें पदक प्राप्त हो रहे हैं और अच्छी सुविधा के कारण खिलाड़ी अपने हुनर का परिचय देकर देश का नाम भी रोशन कर रहे हैं। खंडवा जिम खाना का ये ग्राउंड लगातार प्रगति की ओर है और जहां पर क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी निकल रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में क्रिकेट खिलाड़ी प्रशिक्षण भी प्राप्त कर रहे हैं।
खिलाड़ी है, उन लोगों की बरसों से मांग थी कि हमारे यहाँ पर खेलने के लिए हमारी पिच को व्यवस्थित करने के लिए रोलर की आवश्यकता है। तो मैंने पिछली बार आकर कहा था कि मैं निश्चित रूप से आपके खिलाड़ियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सांसद मत से यहाँ पर एक रोलर दूंगा, और वो रोलर दिया है और उसका आज यहाँ पर शुभारंभ हुआ है। तो खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ कि वो खूब अच्छा। शिवपुरी जिला आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा बाल कल्याण विभाग के सहयोग से बच्चों के अधिकार और बच्चों की सुरक्षा पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें आदिम जाति छात्रों को अधीक्षक और साथ ही जिला अधिकारी सहित विभाग के कर्मचारी शामिल हुए। और वहीं जिला बाल कल्याण विभाग के जिला संयोजक ने छात्रावास अधीक्षकों को बच्चों के अधिकार और बच्चों की सुरक्षा सहित बाल हिंसा और बच्चों के सशक्तिकरण एवं महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर सहित अन्य जानकारियां भी दी हैं। समस्त जिले के अधीक्षक का प्रशिक्षण रखा गया है। अधीक्षकों का महिला बाल विकास और जनजाति कार्य विभाग के संयुक्त प्रयास से रखा गया है, जिसमें बाल संरक्षण कानून, पॉक्सो एक्ट और बच्चों के प्रति जो हिंसा घटित होती है उनके संबंध में जो बच्चों के प्रति जो छात्रावासों में बच्चे निवासरत हैं तो उनको अच्छी सुविधा मिल सके, उनके प्रति कोई घटना घटित ना हो सके। नगर परिषद बेटमा सहित नगर में 2 अलग अलग निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं। वहीं नगर परिषद में लगाए गए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का विधिवत शुभारंभ मुख्य अतिथि धर्मवीर सिंह चौहान, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष बेटमा ने किया है। और इस अवसर पर शशि जायसवाल, अध्यक्ष प्रतिनिधि नगर परिषद बेटमा, मूलचंद शर्मा, सांसद प्रतिनिधि सहित नगर परिषद के पार्षदगण, बीजेपी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी एवं गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। हॉस्पिटल के द्वारा संयुक्त तत्वाधान में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया है और उसके अंदर विभिन्न प्रकार की नाक कान गले की जांचें डॉक्टरों के द्वारा की जा रही है और आगे भी इसमें आवश्यकता पड़ेगी तो ये लोग आगे भी इंदौर तक लेके जाएंगे। तो ENT हॉस्पिटल की तरफ से नगर परिषद बेटमा क्षेत्र में एक निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण क्षेत्र का आयोजन किया गया है। इसमें नगर के समस्त नागरिक अपने नाक कान गला रोग विशेषज्ञ के माध्यम से निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण करवा सकते हैं और साथ में निःशुल्क दवाई का वितरण भी इनके द्वारा किया जा सकता है। वेल्लो ENT हॉस्पिटल द्वारा एक सौगात दी गई है जिसमें नाक कान गला सिर और गला कैंसर रोग का निःशुल्क प्रशिक्षण या जांच की जा रही है। राम जन्मभूमि अयोध्या में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा आगामी 22 जनवरी को किया जाएगा, जिसको लेकर भव्य बनाने के लिए भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा पूजित अक्षत कलश न्योता के रूप में महाकौशल प्रांत से जिलों में भेजा गया है। और साथ ही आपको बता दें कि जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं विश्व हिंदू परिषद द्वारा प्रत्येक जिला से प्रखंड ग्राम संगठनों तक लेकर जाया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि स्थानीय मंदिर में कलश की स्थापना कर उसके पूजा अर्चना कर दर्शन भी रखा जाएगा। और इसी कड़ी में प्रखंड परसवाड़ा में पूजित अक्षत कलश के साथ में शोभा यात्रा भी निकालकर आयोजित रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता भी दिया गया है। इंदौर में बिजली अधिकारियों का प्रमुख कार्य सुचारू रूप से विद्युत सेवा देना है और समय पर राजस्व संग्रहण करना है। और बिजली वितरण कंपनी के कार्यपालन यानी कि DE अपने क्षेत्र के लिए संपूर्ण अधिकारिता रखते हैं और जिन क्षेत्रों का परफॉर्मेंस खराब है वहां पर मार्च तक सुधार लाएं। खराब परफॉर्मेंस वाले क्षेत्रों की हर सप्ताह SE और CE समीक्षा भी करेंगे। मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव श्री संजय दुबे ने ये निर्देश भी दिए कि श्री दुबे ने शनिवार को मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की समीक्षा बैठक में कहा कि मोटराइजेशन और गुणवत्तापूर्ण बिलिंग समस्या जो समय है वो पर हो और साथ ही रीडिंग बिलिंग ऐसी व्यवस्थित हो कि बिल में सुधार की नौबत ही न आए। उन्होंने ये भी कहा कि बिलिंग और कलेक्शन एफिशिएंसी में क्रमशः 3 महीने सुधार लाएं और इसमें मार्च में पूरे वित्तीय वर्ष की स्थिति में सकारात्मक बदलाव भी दिखाई देगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।